नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब भाई। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में बैठे हुए अच्छे से आप हम लोगों के साथ बने रहकर नई नई चीज़ों को डेली सीख रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं संतोष पांडे CLC सीकर से आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। छोटा सा एक टॉपिक है, NCERT में बहुत ब्रीफ में इसको दिखाया गया है, कहीं पर हम लोग बात करेंगे उस पर। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल या जैव भौगोलिक समय सारणी के बारे में बात करेंगे। तो ठीक है, चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। और इस टाइम स्केल का इंट्रोडक्शन मैं दूंगा आपको। आपके PDF फाइल में अपलोड की गई है टाइम स्केल, तो वहाँ से आप देख करके इसको ज़रा सा पढ़िएगा और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो इससे रिलेटेड हैं वो मैं आपको नोट डाउन करवा दूंगा। तो आसानी से आप नोट कर लेंगे तो आपको चीज़ें याद रखने में आसान हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव भौगोलिक समय सारणी। आप देखिए, जैव भौगोलिक समय सारणी। जी हाँ, ध्यान देंगे। तो जब हम लोग जैव भौगोलिक समय सारणी की बात करेंगे तो इसे कहते हैं ध्यान दें, क्या कहेंगे, बायो जियोग्राफिकल टाइम स्केल या GTS कहते हैं, GTS ध्यान दें, या जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं इसको। तो यहाँ पर आप देखेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इस तरह से अब सवाल उठता है कि ये है क्या। तो आप सिंपली कहेंगे यह एक सारणी है जिसमें पृथ्वी के निर्माण से अब तक के समय को अलग अलग समय आवर्तों में विभाजित किया गया है। तो इसमें आप लिखेंगे वह समय सारणी जिसमें पृथ्वी के निर्माण से अब तक के समय को समय आवर्तों में या विभिन्न समय आवर्तों में विभाजित किया गया है। बांटा गया है। जैसे, तो जैसे क्या, जैसे महाकल्प, महाकल्पों में, अब महाकल्पों की बात करेंगे तो इन्हें कहते हैं एरा। तो इसको आप कहेंगे एराज। अब महाकल्पों को किसमें विभाजित किया गया है, तो विभाजित हैं किसमें, कल्पों या पीरियड्स में, और ये विभाजित हैं किसमें जी, युगों में। युगों को क्या कहते हैं, एपोक्स। में
इस तरह से। अब इतनी बात हम लोगों ने देख लिया, तो इसको सिंपली देखेंगे कि क्या कहानी होगी। सबसे बड़ा समय आवर्त क्या हुआ, तो ये हो जाएगा। सबसे छोटा समय आवर्त क्या होगा, ये हो जाएगा। क्लियर है ना। अब देखते हैं कि ये समय आवर्त कौन है और किससे संबंधित अलग समय आवर्त कौन से हैं। आइए इसको हम लोग देखते हैं। तो हम यहाँ पर दिखाएंगे, जैसे जो सबसे पुराना समय आवर्त है उसे नीचे लिखते हैं और अभी तक की ओर आने वाला जो समय आवर्त है उसे ऊपर की ओर लिखते हैं, क्योंकि ये समय सारणी अब से आगे के समय को नहीं बल्कि पीछे से अब तक के समय को दिखाती है। इसीलिए इस समय सारणी को नीचे से ऊपर की ओर लेकर आते हैं। तो सबसे पहला जो टाइम स्केल है, जो टाइम पीरियड है या कह लीजिए जो एरा है, उसको हम लोग देखें। नंबर 1 एजोइक एरा। फिर इसके बाद में आप देखेंगी दूसरा है आर्कियोजोइक एरा। तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे प्रोटेरोजोइक एरा। और इसी के साथ साथ देखेंगे नेक्स्ट पैलियोजोइक एरा। अब आप ध्यान दें कि ये जो ध्यान दें प्रोटीरोजोइक है, आर्कियोजोइक है, एजोइक है, ये एरा पहले के एरा हैं और इन एरा को आगे पीरियड्स और एपोक में डिवाइड नहीं किया गया है। ठीक है ना। तो इन एरा के बाद में हम लोग देखें इनसे रिलेटेड क्या लिखेंगे, तो इसको कहते हैं एरा ऑफ नो लाइफ। ये हो गया। इस वह एरा है जिसमें जीवन नहीं था और इसमें आप लिखेंगे प्रथम जीवधारी की उत्पत्ति। जी हाँ, इसमें क्या हुआ, प्रथम जीवधारी की उत्पत्ति। ठीक है ना। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रोटीरोजोइक एरा की बात अगर हम लोग करें तो इसमें आप देखेंगे आरंभिक जीवों का उत्पन्न होना, जैसे यूकैरियोट्स एंड प्रिमिटिव मेटाजोअन्स, अर्थात आरंभिक बहुकोशिकीय जंतु, इनका उत्पन्न होना इस एरा में था। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कि पैलियोजोइक एरा, तो पैलियोजोइक एरा को पीरियड्स में डिवाइड किया गया है और इसके जो पीरियड्स हैं आइए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। कैम्ब्रियन और इसके बाद में आप देखेंगे ऑर्डोविशियन, साइल्यूरियन
डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, एंड पर्मियन पीरियड। इस तरह से आप देख पाएंगे ये 6 पीरियड में डिवाइड किया गया है। किसको? पैलियोजोइक एरा को। अब सवाल उठता है कि इन सब एरा में कौन सी उद्विकासीय घटनाएं हुई थी। तो मैं पहले और एरा की बात कर लेता हूं, फिर उद्विकासीय घटनाओं की बात अभी बाद में करता हूं। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि 5वें नंबर पर और कौन सा एरा है। तो यहां पर आप देखेंगे मीसोजोइक एरा, और मीसोजोइक एरा की बात करेंगे तो इसे डिवाइड किया गया है किन पीरियड्स में। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसके जो पीरियड्स हैं वो इस तरह से हैं। ट्रायसिक, जुरैसिक एंड क्रिटेशियस। इस तरह से ट्रायसिक पीरियड, जुरैसिक पीरियड एंड क्रिटेशियस पीरियड, ये 3 पीरियड में इनको डिवाइड किया गया है। इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे मीसोजोइक के बाद में सीनोजोइक एरा। अब सीनोजोइक एरा की बात हम लोग करते हैं तो इसके जो पीरियड्स होंगे इस तरह से हैं। टर्शियरी पीरियड एंड क्वार्टरनरी पीरियड। इस तरह की बात करेंगे हम लोग, टर्शियरी पीरियड एंड क्वार्टरनरी पीरियड। तो इसमें हम लोग देखेंगे बच्चों कि इन टर्शियरी पीरियड को और क्वार्टरनरी पीरियड को आगे युगों में विभाजित किया गया है, अर्थात एपोक में विभाजित किया गया है। तो इसको आप देखें, इसके जो एपोक्स होंगे वो कौन कौन से हैं उस पर हम बात कर लेते हैं। तो इसके एपोक्स इस तरह से होंगे। पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन एंड प्लियोसीन एपोक। इस तरह से। और इसी के साथ साथ आगे आप देखेंगे क्वार्टरनरी में, तो क्वार्टरनरी को डिवाइड किया गया है 2 डिफरेंट एपोक्स में। इनको डिवाइड किया गया है प्लेस्टोसीन एपोक एंड होलोसीन एपोक। ये रिसेंट टाइम पीरियड चल रहा है, अभी चल रहा है ये, ठीक है ना। तो इस तरह से जियोलॉजिकल टाइम स्केल के या जैवभौगोलिक समय सारणी के जो विभिन्न समय आवर्त हैं उनका क्रम इस तरह से है। एक तो बच्चों आपको इन सभी का क्रम याद होना चाहिए, और दूसरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ने की जो टेक्निक होती है वो याद होनी चाहिए। और वो टेक्निक मैं आपको बताऊं कि इस तरह की पीडीएफ फाइल आपके सामने अपलोड की गई होगी। इस तरह की पीडीएफ फाइल से आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं आपको बताता हूं, अभी इसको मैं आपको समझाऊंगा।
ध्यान दीजिए। जैसे सिंपली हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे ये 3 एरा हैं जिनको पीरियड्स या एपोक में डिवाइड नहीं किया गया है, ठीक है ना। ये छोटे छोटे एरा हैं जिसमें कोई विशेष उद्विकासीय घटना नहीं हुई है। क्लियर? तो बहुत सीमित उद्विकासीय घटनाएं इनमें हुई हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैम्ब्रियन पीरियड की बात करेंगे। इस पैलियोजोइक एरा का जो पहला पीरियड है कैम्ब्रियन पीरियड, इसमें क्या हुआ तो आप देखेंगे ना, तो इसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा कि विभिन्न अकशेरुकी फाइला की उत्पत्ति। अब आप देखिए डिफरेंट जो इनवर्टिब्रेट फाइला थे वह उत्पन्न हुए हैं। अब सवाल उठता है कि इनवर्टिब्रेट फाइला उत्पन्न हुए तो इसके बाद वाले समय आवर्त में ऑर्डोविशियन पीरियड में क्या हुआ होगा? ऑर्डोविशियन पीरियड में इन्हीं अकशेरुकियों का बहुतायत हुई होगी, इन्हीं अकशेरुकियों का अधिकांशतः फैलाव हुआ होगा या आधिपत्य हुआ होगा। ये नियम है कि कहीं पर अगर एक जंतु समूह उत्पन्न हो रहा है तो उसके अगले वाले समय आवर्त में वह जंतु समूह फ्लोरिश करेगा, अर्थात काफी फलेगा फूलेगा, बहुत अधिक वो फैल जाएगा, बहुत अधिक विकसित होगा। और जहां पर कोई जंतु समूह का बहुत अधिक विकास होता है उसी समय आवर्त में अगले जंतु समूह की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसा आप अधिकांशतः यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर ये हो गया। तो अब देखिए कि हम बात करेंगे कि ऑर्डोविशियन में क्या, तो ऑर्डोविशियन के लिए आप कहेंगे कि अकशेरुकियों का आधिपत्य, अकशेरुकियों का आधिपत्य अर्थात विशाल मोलस्क के रूप में, जी हाँ, बड़े बड़े मोलस्क के रूप में अकशेरुकियों का आधिपत्य हुआ। किसमें? ऑर्डोविशियन पीरियड में। तो क्या हम लोग ऑर्डोविशियन पीरियड को एज ऑफ इनवर्टिब्रेट कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं साहब, निश्चित रूप से कह सकते हैं। और यहीं पर ऑर्डोविशियन में ही किसकी उत्पत्ति होगी? तो ऑर्डोविशियन में ही आप कहेंगे कि उत्पत्ति हो जाएगी किसकी? कशेरुकियों की। अब लेकिन आरंभिक कशेरुकी जो यहाँ पर उत्पन्न हो रहे हैं ऑर्डोविशियन में, वह जॉ वर्टिब्रेट होंगे या जॉलेस वर्टिब्रेट होंगे? तो आप कहेंगे ये तो जॉलेस वर्टिब्रेट होंगे, अर्थात जबड़ा विहीन कशेरुकी के रूप में यहाँ उत्पन्न हुए। लेकिन अब यहाँ अगर जबड़ा विहीन उत्पन्न हुए तो आगे सिल्यूरियन में कौन उत्पन्न होगा? जॉ वर्टिब्रेट, अर्थात जबड़ा वाले जॉ फिशेज यहाँ पर उत्पन्न होंगी। और जॉ फिशेज अगर यहाँ उत्पन्न होंगी तो डेवोनियन में क्या होगा? जॉ फिशेज का आधिपत्य होगा, जॉ फिशेज का बहुत अधिक फैलाव होगा। और जॉ फिशेज का अगर यहाँ डेवोनियन में फैलाव होगा तो डेवोनियन को हम क्या कह सकते हैं? एज ऑफ फिशेज या एज ऑफ मॉडर्न फिशेज कह सकते हैं या नहीं? तो आप कहेंगे बिल्कुल कह सकते हैं। और अगर यहाँ पर डेवोनियन में फिशेज का एबंडेंस होगा, आधिपत्य होगा, तो यहीं पर उभयचरों की उत्पत्ति होगी। आधुनिक उभयचर यहीं पर उत्पन्न हुए। और आधुनिक उभयचर अगर यहाँ उत्पन्न हुए तो उभयचरों का आधिपत्य कहाँ होगा? कार्बोनिफेरस पीरियड में। और उभयचरों का आधिपत्य अगर यहाँ होगा तो यहीं पर उत्पत्ति किसकी होगी? सरीसृपों की उत्पत्ति होगी। इस तरह से इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को आपको पढ़ना है। क्लियर है ना? तो ठीक है, इससे संबंधित जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको मैं आपको लिखवा देता हूं। ठीक है ना जी। उसके पहले यहां पर आप देखेंगे, यहां मैं आपको दे दूं प्राचीन जीवन का महाकल्प
क्या था, ये पैलियोजोइक एरा है। और इसके बाद में मध्यकालीन जीवन का महाकल्प ये है। अब ये क्या है, तो आप कहेंगे आधुनिक जीवन का महाकल्प ये हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो इस तरह से। और प्रोटीरोजोइक के लिए क्या लिखेंगे, आरंभिक जीवन का महाकल्प लिख लेंगे प्रोटीरोजोइक के लिए। तो अब यहाँ पर जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, अब उन इंपॉर्टेंट बातों की ओर आते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से। हाँ जी, अब हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ पर देखें कि इसमें देखेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको हम लोग नोट करेंगे। ठीक है ना? तो आइए देखते हैं। ओरिजिन ऑफ अब सवाल उठता है, हम अगर बात करेंगे ओरिजिन ऑफ, तो इसमें आप देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ, या थोड़ा सा हम लोग और इधर से पीछे से इसको स्टार्ट कर लेंगे। तो इसमें आप देखेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ। आप देखिए जीवन की उत्पत्ति कब हुई, तो आप कहेंगे इन आर्कियोजोइक एरा या प्री कैम्ब्रियन एरा। अब आप कहेंगे सर प्री कैम्ब्रियन एरा तो आपने बताया ही नहीं था, तो मैं आपको बता दे रहा हूं। स्टार्ट के जो सबसे नीचे की ओर के 3 एरा हैं, एजोइक एरा, प्रोटीरोजोइक एरा, एजोइक एरा, आर्कियोजोइक एरा और प्रोटीरोजोइक एरा, ये तीनों कैम्ब्रियन पीरियड से पहले आते हैं। इसीलिए इन तीनों को मिलाकर कहा जाता है प्री कैम्ब्रियन एरा। क्या कहा जाता है? प्री कैम्ब्रियन एरा। इसमें 3 हैं, कौन कौन से? एजोइक एरा, आर्कियोजोइक एरा और प्रोटीरोजोइक एरा। इन तीनों को रखा गया है इसमें। फिर इसी के साथ साथ हम लोग आगे देखें, यहाँ पर ओरिजिन ऑफ लाइफ हो गया, तो ओरिजिन ऑफ देखेंगे फर्स्ट मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स। अब फर्स्ट मल्टी सेल्यूलर एनिमल्स कहाँ पर ओरिजिनेट हुए, तो आप कहेंगे आर्कियोजोइक एरा। और इसी के साथ साथ आप देखेंगे मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट फाइला, अधिकांश अकशेरुकी संघों की उत्पत्ति, अर्थात अकशेरुकी संघ। तो आप देखेंगे किसमें जी, तो इसमें आप देखेंगे कैम्ब्रियन पीरियड में। ठीक इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे, अब देखेंगे
फर्स्ट वर्टिब्रेट अर्थात जबड़ा विहीन जबड़ा रहित कशेरुकी। जी हाँ, अब जबड़ा रहित कशेरुकी की बात अगर हम लोग करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कब, तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है, सिंपल सा आपके लिए तरीका है। आप कहेंगे ऑर्डोविशियन पीरियड में, तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप देखेंगे प्रथम जबड़ा युक्त कशेरुकी अर्थात जॉ फिशेस। तो ये कब, तो आप कहेंगे साइल्यूरियन पीरियड में। साइल्यूरियन पीरियड में। इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे आधुनिक उभयचर। ये कब उत्पन्न हुए, तो सिंपली आप देखेंगे डेवोनियन पीरियड में। इसी के साथ साथ आप देखेंगे प्रथम सरीसृप। अब प्रथम सरीसृप की उत्पत्ति अगर हम लोग देखें कि कब हुई थी, तो बड़े सिंपल तरीके से आपको यहाँ इस तरह से बोलना पड़ेगा कि प्रथम सरीसृप उत्पन्न हुए थे किस समय, कार्बोनिफेरस पीरियड में। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे डायनासोर व प्रथम स्तनी। जी हाँ, डायनासोर एवं प्रथम स्तनियों की जो उत्पत्ति हुई थी वो कब हुई थी, तो सिंपली यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रायसिक पीरियड में। ट्रायसिक पीरियड में। तो इसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे क्या कहानी होगी, तो इसमें आप देखेंगे अब यहाँ हम लोग देखें कि क्या अगला देखेंगे, तो डायनासोर के बाद में इसमें देखेंगे प्रथम पक्षी। अब प्रथम पक्षी की जो उत्पत्ति हुई थी, तो सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हुई थी जुरैसिक पीरियड में। तो इस तरह से आप देखेंगे जुरैसिक पीरियड में फर्स्ट बर्ड अपीयर हो पाई थी। प्रथम पक्षियों की उत्पत्ति जुरैसिक पीरियड में हुई थी। क्लियर है ना। तो इस तरह से ये कुछ क्या कहते हैं ओरिजिन से संबंधित चीज़ें हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आधुनिक घोड़ा व मनुष्य की उत्पत्ति की अगर हम लोग बात करें तो ये था प्लीस्टोसीन युग में या
इस तरह से। तो मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 पॉइंट मैंने ओरिजिन से संबंधित बताए हैं आपको, जिनमें से अगर मेरी मानिए तो आपके लिए मुश्किल से 3 चीज़ें शायद इम्पॉर्टेंट हैं, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो एक तो है आप ओरिजिन ऑफ लाइफ को कंसीडर कर लीजिए, इस पर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और फिर इसके बाद में आगे हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट वर्टिब्रेट की कहानी जो होगी ये दूसरा, ये आप याद कर लीजिए। और तीसरे नंबर पर आप देखेंगे कि डायनासोर व स्तनी, और चाहें तो आप फर्स्ट बर्ड भी याद कर लीजिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि पहले जो मैमल्स थे, पहले मैमल्स की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद आगे चल करके फिर पक्षियों की उत्पत्ति बाद में हुई है। इसलिए आप जानते रहें कि जनरली हम लोग सोचते हैं कि बर्ड्स पहले उत्पन्न हुए होंगे, मैमल्स बाद में उत्पन्न हुए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्लियर है ना। तो ये कहानी होगी इस तरह से। अब सिंपली हम लोग देखेंगे कि ये तो ओरिजिन से संबंधित हो गया, अब एबंडेंस से संबंधित बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब एबंडेंस से संबंधित बात करेंगे, पहले इसे हम लोग हटा लेते हैं, रिमूव कर लेते हैं, इसको इरेज करेंगे, देन आगे बात करेंगे। ओके, अब हम लोग बात करेंगे एबंडेंस और एज ऑफ आधिक्य या संबंधित युग। तो देखेंगे क्वेश्चन पूछता है ना कि एज ऑफ फिशेज कौन है, या फिशेज का आधिक्य कब हुआ, या एज ऑफ डायनासोर क्या है, या डायनासोर का आधिक्य कब हुआ। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए यहां पर हम लोग देखेंगे इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स का एज किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे एज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स या जायंट मोलस्क, अर्थात इसे कहते हैं विशाल मोलस्क। इस तरह से अब इसमें हम लोग बात करेंगे, सवाल उठता है कि क्या देखेंगे। तो आसानी से आप कह सकते हैं कि जायंट मोलस्क का एज जो होगा वो होगा ऑर्डोविशियन पीरियड। इस तरह से अब इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे एज ऑफ फिशेस। जी हाँ, तो ये क्या था, ये था डेवोनियन पीरियड। ये हो जाएगा। नेक्स्ट की बात हम लोग करते हैं कि यहां पर देखेंगे एज ऑफ एम्फीबियंस। तो ये था, आप देखेंगे कार्बोनिफेरस पीरियड। इस तरह से ठीक इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे, यहां पर बात करेंगे कि नेक्स्ट एज ऑफ जायंट रेप्टाइल या विशाल सरीसृपों का काल कौन सा है। तो आप देखेंगे एज ऑफ जायंट रेप्टाइल्स। ध्यान दें, जायंट रेप्टाइल्स की बात करेंगे तो जैसे जायंट मीन्स होता है विशाल, ठीक है। तो विशाल रेप्टाइल, विशाल सरीसृप कौन थे, विशाल सरीसृप थे डायनासोर। तो यहां पर आप देखेंगे
तो डायनासोर्स का एज क्या था जी? तो ये था, आप देखेंगे, जुरासिक पीरियड। ये हो गया। इसी के साथ साथ हम लोग देखें कि एज ऑफ मॉडर्न लाइफ, या एक चीज और देखेंगे, एज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स। क्रिटेशियस पीरियड, ये मैं हिंदी में भी लिखूंगा ना, जैसे क्या होता है आपको लग रहा होगा सब तो इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, हमको नहीं समझ में आ रहा है। अब मैं अगर हिंदी में भी लिखूंगा तो इस जुरासिक पीरियड को क्या लिखना होगा? यही तो लिखेंगे, जुरासिक पीरियड को मान लीजिए मैं कल्प लिख दूंगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वैसे इंग्लिश में याद कर लीजिए, जुरासिक पीरियड या जुरासिक कल्प याद करिए आप। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे यहां पर एज ऑफ मॉडर्न लाइफ या मैमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। अब ये कौन सा? ये यही प्रेजेंट जो चल रहा है, अर्थात सीनोजोइक एरा। या आधुनिक महाकल्प। तो ये कहानी है, इस तरह से आप देख सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल से रिलेटेड, जिनको पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो इस तरह से अब इसमें आप कहेंगे इसमें भी बता दीजिए कौन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे अधिक बार जो पूछा गया है, आप देखेंगे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये, और इसके बाद में एक आध बार ये भी पूछा गया है, तो जायंट मोलस्क का एज कौन सा है, इस तरह से, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के ये भी एक आध बार ये भी पूछा गया है, लेकिन सबसे अधिक बार एज ऑफ फिशेज को पूछा गया है। तो कुल मिलाकर के इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को आराम से समझ सकते हैं। क्लियर? तो आइए इसके बाद में एक और बात यहाँ पर बचती है, क्या? इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स या घोड़े का उद्विकास। आइए उसको डिस्कस करते हैं। जी हाँ, हम लोग बात करेंगे ओके, घोड़े का उद्विकास या इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स क्यों? क्योंकि हॉर्स के इवोल्यूशन का पूरा जीवाश्मीय रिकॉर्ड मौजूद है। इसके जितने भी पूर्वज हुए, उन पूर्वजों का जीवाश्म खोजा जा चुका है। इसीलिए हॉर्स के इवोल्यूशन की पूरी प्रक्रिया, हॉर्स के इवोल्यूशन का पूरा जो आलेख है, रिकॉर्ड है, वो मौजूद होने के कारण इसका इवोल्यूशन देखा जाता है। और ये पढ़ने की कोशिश की जाती है कि इसके उद्विकास में क्या परिवर्तन हुए हैं। तो ठीक है ना। तो इसमें आप लिखेंगे इसके पूर्ण जीवाश्मीय आंकड़ों के आधार पर जी हाँ। अब सवाल ये उठता है कि
हॉर्स के इवोल्यूशन में अगर हम देखें तो कौन से विकासीय परिवर्तन हुए हैं, तो सिंपली हम बात करें कि हॉर्स के इवोल्यूशन में कुल 5-6 पॉइंट लेते हैं जो बताए जाते हैं कि क्या चेंजेज आए हैं। तो इसका जो पहला पूर्वज था ना, वो बहुत छोटा सा था, उतनी हाइट थी उसकी, लगभग 40 सेंटीमीटर के आसपास, अर्थात 1 फीट से थोड़ा सा अधिक ऊंचा था। तो जैसे जैसे इसके पूर्वज का विकास होता, ऊंचाई बढ़ती गई, शरीर की लंबाई में वृद्धि हुई, शरीर के मस्तिष्क का आकार भी धीरे धीरे बढ़ा है। एक तो ये हो गया। दूसरी बात आप देखेंगे हॉर्स के एवोल्यूशन में, इसके पैरों में जो अंगुलियां थी वह लगातार कम होती चली गई हैं तथा मध्य अंगुली की लंबाई एवं वृद्धि लगातार अधिक होती चली गई है। अन्य अंगुलियां छोटी होकर धीरे धीरे विलुप्त होती गई हैं। और ध्यान दें, मध्य अंगुली की बात करें हम लोग तो मध्य अंगुली की लंबाई एवं मोटाई में लगातार वृद्धि हुई है और आज का हॉर्स इसी एक मध्य अंगुली के ऊपर वॉक करता है, चलता है। ये दूसरा परिवर्तन हो गया। तीसरा, इसकी भोजन खाने की आदत में विकास हुआ है। पहले ये पत्तियों को खाता था, आगे चल कर के यह घास चरने लगा और जुगाली करने वाला पूर्वज के रूप में विकसित हुआ। और फिर उसके बाद में अब जो हॉर्स है वो जुगाली नहीं करता, बल्कि अब का हॉर्स डायरेक्ट घास खाता है और मुंह में ही खाते समय ही अच्छे से मैस्टिकेट कर लेता है और मैस्टिकेट करके इंजेस्ट कर लेता है। अर्थात इसके खाने की आदत जैसे जैसे परिवर्तित हुई है वैसे वैसे इस खाने की आदत को सपोर्ट करने के लिए इसके मोलर टीथ और प्रीमोलर टीथ अर्थात चर्वणक एवं अग्रचर्वणक या पूर्व चर्वणक दांतों की इनेमल की जटिलता बढ़ती गई है। तो ये कुछ विकासी परिवर्तन देखे गए हैं घोड़े के उद्विकास के समय। तो इसमें आप देखेंगे इसके विकास के क्रम में क्या क्या हुआ है, तो इसमें आप देखेंगे शरीर के आकार में वृद्धि हुई, एक तो ये हो गया। दूसरा आप देखेंगे मस्तिष्क के आकार में वृद्धि हुई है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे खाने की या हम बात करें भोजन ग्रहण की आदत में परिवर्तन हुआ है। और इसी के साथ साथ ध्यान दें मोलर एवं प्रीमोलर दांतों की जटिलता में वृद्धि हुई है। और लास्ट में जो अंगुलियों में विकास हुआ है उसमें आप देखेंगे पैरों में अंगुलियों की संख्या निरंतर
कमी आई है तथा एक और काम हुआ है, मध्य अंगुली की आकृति व आकार में वृद्धि हुई है। आकार में क्रमिक वृद्धि हुई है। तो ये कहानी हो गई। तो सिंपली यहां पर हम लोग देखेंगे ये चीज क्लियर है ना। तो यहां पर हम लोगों ने इन चीजों को देख लिया है, ये परिवर्तन हुए हैं। अब आइए कुछ इनके जो पूर्वज थे उनकी बात करें और पूर्वजों के बाद हम बात करेंगे कि ये किस युग में हुए हैं। तो इसके लिए मैं सिंपली आपको क्लियरली बताना चाहूँगा कि आपके पास जो PDF अपलोडेड है, उस अपलोडेड PDF में हॉर्स के इवोल्यूशन को कुछ इस तरह से दिखाया गया है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ देख रहे होंगे शायद, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एक टेबल है। टेबल में हॉर्स के इवोल्यूशन को दिखाया गया है और सिंपली उसी क्रम को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है ना। तो आइए देखते हैं ये क्या क्रम है, कौन सा क्रम है, इसको देखेंगे। तो इसको हम लोग पहले से साफ कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। जी हाँ, अब इसके एंसेस्टर को हम लोग देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे एंसेस्टर्स या पूर्वज और टाइम पीरियड, साइज या ऊंचाई, और अग्रपादों व पश्चपादों में अंगुलियों की संख्या और इसके बाद में आप देखेंगे भोजन का स्वभाव। तो ये कुछ पॉइंट हैं बच्चों, जिनकी बेसिस पर हम लोग कंपेयर करते हैं इसके पूर्वजों को, इसके एंसेस्टर्स को। अब सबसे पहले जो एंसेस्टर था, सिंपली हम लोग यहाँ पर देखें, वो था इयोहिप्पस, फिर मीजोहिप्पस, मेरिकिप्पस, प्लियोहिप्पस एंड इक्वस। ये कुछ इसके पूर्वज हैं जो आपके मॉड्यूल में भी दिए गए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। तो इयोहिप्पस था इयोसीन एपोच में। अब इसके बाद में आप देखेंगे ये था ओलिगोसीन एपोच में, फिर इसके बाद में ये था मियोसीन एपोच में,
और ये था प्लियोसीन एपोच में, और ये था प्लीस्टोसीन एपोच में। अब साइज़ की बात हम लोग करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे ये था 40 सेंटीमीटर हाइट थी इसकी, जस्ट लाइक ए फॉक्सटेरियर डॉग। फॉक्सटेरियर डॉग एक छोटा सा डॉग होता है, तो उसके जैसा था। फिर इसके बाद में ये था लगभग 60 सेंटीमीटर, और फिर इसके बाद में आप देखेंगे 80 सेंटीमीटर। आप हम कह सकते हैं इसको खच्चर के जैसा। और सिंपली इसको हम देखेंगे तो ये लगभग 100 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला था, अर्थात खच्चर से अधिक ऊंचा। और लास्ट में यहाँ पर हम बात करेंगे ये आधुनिक 150 सेंटीमीटर। तो इसको तो आपने देखा ही है कितना बड़ा होता है, इसकी ऊंचाई किसके जैसी होती है ये बताने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब अग्रपादों व पश्चपादों में अंगुलियों की संख्या देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे अग्रपाद में 4 व 3 इसमें थी, लेकिन जो दूसरा हुआ इसमें क्या थी, 3 व 3। अग्रपादों में भी 3 और पश्चपादों में भी 3। फिर यहाँ पर आप देखेंगे क्या, तो यहाँ पर भी होगी 3 व 3, परंतु मध्य अंगुली बड़ी थी। मध्य अंगुली की जो साइज थी वो अपेक्षाकृत बड़ी थी। अब इसमें आप देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे 1 व 1, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 व 1। इन दोनों में आप देखेंगे कि एक कौन सी अंगुली थी, मध्य अंगुली केवल उपस्थित थी, जबकि ध्यान दें मध्य अंगुली ये उपस्थित थी, लेकिन ये जो दूसरी अंगुली थी, पहली तो गायब हो चुकी थी, 5वीं गायब हो चुकी थी। दूसरी और चौथी अंगुली की छोटी छोटी बोन्स त्वचा के नीचे थी, जिसको स्प्लिंट बोन कहा जाता है, और इनको अवशेषी अस्थियां माना जाता है। ठीक है ना, त्वचा के नीचे दूसरी और चौथी अंगुली की अवशेषी अंगुलास्थियां अर्थात स्प्लिंट बोन्स उपस्थित थी। तो इसमें आप देखेंगे दूसरी व चौथी अंगुली की स्प्लिंट बोन से युक्त। और यहां पर भी हम वही चीज लिखेंगे, क्या, दूसरी व 4th अंगुली की स्प्लिंट बोन से युक्त। ये चीज आपको यहां पर भी लिखना होगा। अब खाने का स्वभाव कैसा था, तो आप सिंपली कहेंगे पत्तियां खाता था। और दूसरी बात यहां पर हम लोग देखेंगे तो आप देखेंगे यहां से लेकर के आप देखेंगे यहां तक घास चरते थे व जुगाली करते थे
और यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों के लिए हम बात करने जा रहे हैं, इसके लिए भी और इसके लिए भी, इन दोनों के लिए हम बात करें तो सिंपली यहाँ पर आप देखेंगे घास चरना व सेलुलोज का पाचन बड़ी आंत्र में, लार्ज इंटेस्टाइन में, अर्थात सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स में सेलुलोज का डाइजेशन यहाँ पर होता है। कुल मिलाकर के अब हम लोग बात करें तो जो अब तक हम लोग एविडेंस की कहानी पढ़ रहे थे वो एविडेंस की कहानी हम लोगों ने पूरा कर लिया है। अगली क्लास से स्टार्ट होगी उद्विकास के सिद्धांत, जिसमें हम लोग लैमार्किज्म, डार्विनिज्म, म्यूटेशन थियरी और आधुनिक सिद्धांत, ये 4 चीज़ों की बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास रोकते हैं बच्चों यहीं पर और दीजिए मुझे इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय CLC।